देखिए बेटा, आज हम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, जब हम इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बुक स्टार्ट करते हैं तो आपकी इकोनॉमी को ना पूरी हमने समझने के लिए 3 पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट में आपको पढ़ाया जाता है कि जब हमारा देश आजाद हुआ तो उस समय हमारी इकोनॉमी की क्या सिचुएशन थी, फिर हमने क्या क्या इकोनॉमिक प्लानिंग पॉलिसी बनानी शुरू करी, फिर उसके अंदर हमने क्या क्या चेंजेस किए। ठीक है, तो एक ओवरऑल हमें इनसाइट डेवलप हो जाती है कि हमारी इकोनॉमी की क्या सिचुएशन थी। अब जो हमने प्लानिंग पॉलिसी बनाई वो थोड़ी रेस्ट्रिक्टिव बना दी, जिसके कारण इकोनॉमी क्या हो गई बेटा, कोलैप्स कर गई। क्या कर गई, फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया। तो हमने पॉलिसीज में चेंजेस करे, रिफॉर्म इंट्रोड्यूस करे, ठीक है ना, 1991 में। तो शुरू के जो 3 चैप्टर है उसमें पढ़ाया जाता है कि हमारी इकोनॉमी की क्या सिचुएशन थी, फिर हमने क्या क्या प्लानिंग पॉलिसी बनाई, फिर उसमें हमने क्या क्या, फिर आती है हमारी सेकंड यूनिट। तो ये जो 3 चैप्टर थे 12 मार्क्स के थे। कितने मार्क्स के? 12। अच्छा, इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात पता क्या है, जो होना था वो हो चुका है। तो अगर उन 12 मार्क्स के चैप्टर के अंदर अगर आपने एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कर लिए ना तो मोर देन सफिशिएंट है। क्या है? क्योंकि नया कुछ नहीं बनता ज्यादा। जितने भी आप पीवाईक्यूज देखोगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, तो उसमें लगभग उसी में ही सब कुछ कवर हुआ है। फिर आती है आपकी सेकंड यूनिट, दैट इज करंट चैलेंजेस की यूनिट। ये 20 मार्क्स की यूनिट है। कितने मार्क्स की? 20 मार्क्स। जिसमें 4 चैप्टर हैं, एचसीएफ, रूरल डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट और एनवायरमेंट। एनवायरमेंट ऑलरेडी हम डिस्कस कर, आज हम क्या पढ़ रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट एंड, देखिए सर मैं ना एक टेबल बनाऊंगा, एक चार्ट बनाऊंगा, एक फ्लो चार्ट, लगभग सारा चैप्टर उसी के अंदर कवर हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही कंसाइज वे में हम पढ़ेंगे और लगभग उसी फ्लो चार्ट में लगभग सारा चैप्टर कवर हो जाएगा। ठीक है, शुरू करें। देखिए, सपोज करो बेटा हमारी इकोनॉमी के अंदर 140 करोड़ लोग हैं। ठीक है बेटा, कितने लोग हैं? 140। ठीक है, अब इसके अंदर 60 करोड़ लोग ऐसे हैं जो अनेबल हैं, अनेबल टू वर्क, जिनके पास कोई स्किल नहीं है, जिनके पास कोई एबिलिटी नहीं है कि वो कंट्रीब्यूट कर सके इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड। ठीक है ना, तो अगर आपको देखने हैं कौन है तो आप मिरर देख सकते हो। ठीक है बेटा, कोई डाउट यहां तक? तो ये वो लोग हैं जो कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड। ठीक है, अब इनकी तो हम बात ही नहीं करेंगे। अब बचे कौन बेटा? 80 करोड़ लोग। कितने? 80 करोड़। अब ये कौन है? जो एबल है, एबल टू वर्क, जो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड। बेटा बहुत ध्यान से देखो, 1 मार्क के क्वेश्चन बहुत इजीली आप इसमें से अटेम्प्ट कर पाओगे, है ना। छोटी छोटी टर्म्स इसके अंदर अभी आएंगी। तो सर 140 करोड़ लोग हैं, जिसमें से 80 करोड़ लोग ऐसे हैं जो काम कर सकते हैं और 60 करोड़ लोग ऐसे हैं जो काम, तो इनकी तो हम बात ही नहीं करेंगे। बचे कितने? 80। अब इसमें से 30 करोड़ लोग ऐसे हैं जो एबल तो हैं, जिनके पास स्किल तो है, एबिलिटी भी है कि वो काम कर सकते हैं, पर वो करना दे आर अनविलिंग। विलिंग मतलब मन नहीं है उनका, मर्जी नहीं है, इच्छा नहीं है। दे आर अनविलिंग टू वर्क एट अ एग्जिस्टिंग वेज रेट। जो इस समय वेज रेट मार्केट में प्रिवेल हो रहा है ना, उस वेज रेट पे वो काम करने के लिए तैयार होते हैं। ऐसे यार मान लो कोई बीटेक है, उसने इतना पैसा लगाया, जॉब मिल रही है उसे 20-25 हज़ार रुपए की। अब जैसे तुम क्या करोगे, बीकॉम बीबीए, तो बस शायद इस कैटेगरी में आ जाओ। कोई डाउट? घर वाले कहेंगे घर आ जाओ, तो फिर तुम इस कैटेगरी में आ जाओगे, अनविलिंग टू वर्क। अनविलिंग टू, तुम एग्जिस्टिंग वेज रेट पे काम करने के लिए तैयार नहीं हो। डन बेटा। तो इन्हें बोलते हैं हम वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। क्या बोलते हैं? कोई डाउट यहां तक? दे आर एबल टू वर्क, they are able to find a job also, but they are not willing to work at a existing wage rate. Done? अब बचे कितने? 50 करोड़ लोग। कितने बेटा? सर यहां से मेन पॉइंट शुरू होता है। ये एबल भी हैं और ये विलिंग भी हैं। ये एबल भी हैं और विलिंग भी हैं। डन? ये कहलाते हैं बेटा हमारे देश की लेबर फोर्स। बेटा क्या? हाँ, दे आर एबल टू वर्क, दे आर विलिंग टू वर्क एट अ
एग्जिस्टिंग वेज रेट। ये है हमारे देश की लेबर फोर्स। क्या है बेटा? आया समझ में? आगे देखते हैं। अब प्रॉब्लम क्या है कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि जो लोग काम कर सकते हैं और जो करना चाहते हैं उन सबको हम काम दे पाए। अगर हम दे पाए, अगर हम लेबर फोर्स को एम्प्लॉयड, ठीक है ना, एम्प्लॉयमेंट दे पाए, ठीक है ना, तो इस सिचुएशन को हम फुल एम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? अरे क्या बोलते हैं? फुल एम्प्लॉयमेंट। जो लोग काम कर सकते हैं, जो करना चाहते हैं, अगर उन्हें हम काम दे पाए तो उस सिचुएशन को हम बोलते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट। क्या बोलते हैं? अब यहां क्वेश्चन बन जाते हैं कि डज फुल एम्प्लॉयमेंट मीन जीरो अनएम्प्लॉयमेंट? तो आप कहोगे नो, क्योंकि वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट तो हमेशा एग्जिस्ट करेगी। आप जबरदस्ती थोड़ा ना इनसे काम कराओगे। तो फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब ये नहीं है कि जीरो अनएम्प्लॉयमेंट की कोई बेरोजगारी नहीं है, ठीक है ना। अनएम्प्लॉयमेंट हमेशा एग्जिस्ट करेगी। कौन सी वाली? वॉलेंट्री। अरे 4% तो नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट होती है। क्या होती है? नेचुरल, जो हमेशा रहती है ग्लोबल लेवल पे। भाई कभी कंपनी डूब गई है ना, भाई आप जॉब स्विच कर लेते हो और बेटर जॉब्स के लिए, तो फुल एम्प्लॉयमेंट तो कभी होती नहीं है। अगर एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई का एक असर्शन मुझे किसी बच्चे ने भेजा था कि जो केंशन है ना, वो कहते हैं कि फुल एम्प्लॉयमेंट कभी नहीं हो सकती। तो यस और नो, डू यू एग्री और नॉट? तो आप कहोगे यस, ठीक है ना। क्या हम क्या है? एग्री हैं भाई, कभी फुल एम्प्लॉयमेंट हो, क्योंकि नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट तो हमेशा करोगी। ये कभी कल ही एक बच्चे ने भेजा था मुझे, है ना। कैंशन कहते हैं कि कोई फुल एम्प्लॉयमेंट हो, तो अगर कभी क्वेश्चन आ गया ना एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई में, कैंशन थ्योरी एग्रीगेट सप्लाई की, तो फुल एम्प्लॉयमेंट कभी भी समझ रहे, हमेशा वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट तो हमेशा एग्जिस्ट करेगी ही। ये देखो, जितना ज्यादा आप डिटेल में पढ़ोगे असर्शन रीजंस, उतने टकराएंगे क्वेश्चन आपको। कोई डाउट यहां तक? डन। तो टोटल कितने लोग हैं? 140 करोड़ लोग, जिसमें 60 करोड़ लोग ऐसे हैं जो काम उनकी बात ही नहीं कर रहे। बचे कितने? 80 करोड़, जिसमें से 30 करना, बचे 50 जो कर सकते हैं और करना, ये है लेबर फोर्स। अगर उन्हें काम मिल गया तो उसे बोलते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट। क्या बोलते हैं? अरे क्या बोलते हैं? सिंपल, आसान है ना। चलिए आगे बात करते हैं। अब देखो, ये सिचुएशन भी बड़ी मुश्किल है कि जो लोग काम कर सकते हैं और जो करना चाहते हैं उन्हें हम काम दे पाए, बड़ा मुश्किल है। तो होता क्या है, सपोज इसमें से हम 20 को काम नहीं दे पाए और 30 को हम काम, देखो ये 50 के 50 लोग कौन है? जो कर सकते हैं और जो करना, बट इन 20 को हम काम नहीं दे पाए। ये क्या है? अनेबल टू फाइंड अ जॉब। अनेबल टू, ये कर सकते हैं, करना चाहते हैं, पर इन्हें काम, तो इन्हें हम बोलते हैं बेटा क्या? इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। ये अपनी मर्जी से बेरोजगार, समझे? इसे हम ओपन अनएम्प्लॉयमेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आया समझ में? तो 50 लोग ऐसे हैं जो कर सकते हैं, करना चाहते हैं, ठीक है। अगर उन्हें हम काम दे पाए तो फुल एम्प्लॉयमेंट। अब उनमें से जिनको काम नहीं दे पाए, वो कर सकते हैं, करना चाहते हैं, पर उन्हें काम, तो वो हो गया कौन सा बेटा? इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। सिंपल ना। अब ये बचे 30 जो कर सकते हैं, जो करना चाहते हैं और ये काम कर भी रहे हैं। दे आर एबल टू फाइंड अ जॉब, जो एक्चुअल में किसी प्रोडक्टिव एक्टिविटी के अंदर एंगेज हैं। सर इन्हें हम बोलते हैं वर्क फोर्स। तो एक होती है लेबर फोर्स, एक होती है वर्क फोर्स। ये एक्चुअल में किसी प्रोडक्टिव एक्टिविटी के अंदर एंगेज हैं। किसी प्रोडक्टिव एक्टिविटी में दे आर एक्चुअली एंगेज इन एनी प्रोडक्टिव एक्टिविटी। कोई डाउट यहां तक? समझ आया? सिंपल है ना। तो लेबर फोर्स, वर्क फोर्स, वॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री, लगभग सब कुछ इसी के अंदर कवर हो गया। डन। तो सर अब इस चैप्टर के अंदर मेनली हमें डिस्कस क्या करना है? तो सर एक तो हमें डिस्कस करना है ये जो वर्क फोर्स है, ये जो एक्चुअल में किसी प्रोडक्टिव एक्टिविटी के अंदर एंगेज है, जो कि वर्कर्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? तो ये वर्कर्स कितने टाइप के होते हैं, ठीक है ना। ये वर्कर्स, तो मेन हमें एक ये पढ़ना है जिसे हम एम्प्लॉयमेंट चैप्टर के अंदर डिस्कस करते हैं। डन। फिर हमें डिस्कस करना है अनएम्प्लॉयमेंट। कौन सा बेटा? एक वॉलेंट्री और एक इनवॉलेंट्री। ये हमें दो अनएम्प्लॉयमेंट डिस्कस करना है कि अनएम्प्लॉयमेंट कितने टाइप की होती है,
वॉलंटरी कितने टाइप की होती है, इनवॉलंटरी कितने टाइप की होती है, उनके कॉजेज क्या हैं, फिर उनके मेजर्स क्या हैं, कुछ स्पेसिफिक मेजर्स हैं और कुछ जनरल मेजर्स हैं। ठीक है, तो हमें ये सब डिस्कस करना है। कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चन, कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन है वो हमें डिस्कस करने हैं, और चैप्टर स्वाहा। तो लगभग इसी स्लाइड पे आपका सब कुछ लगभग कवर हो गया है। ठीक है ना। तो हमें देखना है कि ये जो वर्कफोर्स है, ये जो वर्कर्स हैं, ये कितने टाइप के होते हैं, और ये जो अनएम्प्लॉयमेंट है ये कितने टाइप की होती है, उसके कॉजेस क्या है, उसके मेजर्स क्या है, और कुछ इस चैप्टर में नहीं है। तो देखिए आपके सामने स्क्रीन पर, यहां तक किसी को कोई क्वेरी? ठीक है, देखिए सबसे पहले डिस्कस करेंगे एम्प्लॉयमेंट। क्या बेटा? देखिए सर, मैंने अभी अब आपको समझाया कि वर्कफोर्स क्या है बेटा, जो एक्चुअल में किसी प्रोडक्टिव एक्टिविटी के अंदर एंगेज है। ठीक है ना, वो वर्कर है। अब वर्कर से बच्चा ना थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। वर्कर से उसे लगता है कि ब्लू कॉलर जॉब है। क्या है? मतलब लेबर का काम कर रहा है। नहीं भाई, इन इकोनॉमिक्स वर्कफोर्स कौन है, वर्कर कौन है, जो किसी प्रोडक्टिव एक्टिविटी के अंदर एंगेज है, चाहे वो किसी बिजनेस के अंदर हो, है ना, चाहे वो किसी के यहाँ काम कर रहा हो, चाहे वो कोई प्रोफेशनल सर्विस प्रोवाइड करा रहा हो, चाहे एक कुक हो जो किसी ढाबे के अंदर काम कर रहा है, चाहे एक सैलून के अंदर हेयर ड्रेसर हो, चाहे एक प्लम्बर हो, चाहे एक सीए हो, चाहे एक डॉक्टर हो, वो सब कौन है? वर्कर। कौन है? इन शॉर्ट जो किसी प्रोडक्टिव एक्टिविटी के अंदर एंगेज है वो कौन है? वर्कर। अब सर ये दो टाइप के होते हैं। कितने टाइप के? एक होते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड। क्या होते हैं? देखो सिंपल सा है यार, ये वो होते हैं जो एक ऐसी एंटरप्राइजेस के अंदर एंगेज हैं जिसको वो खुद ओन करते हैं, जिसके मालिक वो खुद हैं, जिसे वो खुद कंट्रोल्ड, ओन्ड, मैनेज करते हैं। जैसे एक फार्मर है, उसका खेत भी अपना है, फील्ड भी अपनी है। ठीक है, ओन भी वो खुद करता है, कंट्रोल भी वो खुद करता है, मैनेज भी वो खुद करता है, कब सब फसल बोनी है, कब फसल काटनी है, किस रेट पे बेचनी है। तो वो एक ऐसी एंटरप्राइजेस के अंदर एंगेज है जिसे वो खुद कंट्रोल्ड, ओन्ड और मैनेज कर रहा है। तो वो क्या कहलाते हैं? सेल्फ एम्प्लॉयड। क्या कहलाते हैं? आया समझ में? होते हैं, देखो आपने ग्रोसरी स्टोर देखे होंगे, आसपास किराने की दुकानें, कन्फेक्शनरी की शॉप, है ना, देखिए ना, ये सब कौन है? सेल्फ एम्प्लॉयड। देखते हो आप, सारे दिन उसी गली में रहते हो, सोनू भैया की गली में, मदन वाले पे, सब कौन है? सेल्फ एम्प्लॉयड। कौन है? कोई डाउट यहां तक? डन? क्लियर हो गया? आगे देखिए, अब दूसरे आते हैं हायर्ड वर्कर्स। कौन बेटा? नाम से ही समझ में आ रहा है, हायर्ड, कोई इनको हायर कर रहा है, काम पे रख रहा है। तो हायर्ड वर्कर वो होते हैं जो किसी और के लिए काम करते हैं, किसी इंडिविजुअल के लिए या किसी इंस्टीट्यूशन के लिए, किसी इंडिविजुअल के लिए या किसी, तो उन्हें हायर्ड वर्कर कहते हैं। डन? किसी इंडिविजुअल के लिए या किसी, कोई डाउट यहां तक? अब ये दो टाइप के होते हैं हायर्ड। अगर ध्यान से सुनना, कुछ पैरामीटर्स मैं आपको बता रहा हूं जिसके बेसिस पे आप डिस्टिंग्विश करोगे कि वो कैजुअल वर्कर है या रेगुलर वर्कर है, कि वो कैजुअल वर्कर है या, ठीक है, कुछ पैरामीटर्स हैं। देखो, अगर कोई वर्कर रेगुलर बेसिस पे वर्क कर रहा है, जैसे एक स्कूल के अंदर एक टीचर है, वो रेगुलर बेसिस पे वर्क कर रहा है, ये नहीं कि उसे कभी बुला रहे हैं लेक्चर के लिए, कभी नहीं बुला रहे हैं, वो रेगुलरली वहां जा रहा है काम करने। ठीक है ना। अब उसे ऐसा नहीं है कि भैया संडे तो उसकी सैलरी काट ली, दिवाली में छुट्टियां हुई तो उसकी सैलरी काट लिया, जून में छुट्टियां हुई तो उसकी सैलरी काट ली। नहीं भाई, उसे रेगुलर बेसिस पे वर्क मिल रहा है, हर महीने की 1 तारीख को या जो भी डेट फिक्स होगी उस पर उसको सैलरी मिल जाएगी। आया समझ में? तो अगर वो रेगुलर बेसिस पे वर्क कर रहा है, रेगुलर वेजेस पे, रेगुलर बेसिस पे वर्क कर रहा है, ये नहीं कभी काम कर रहा है कभी नहीं कर रहा है, कभी उसे काम के लिए बुला रहे हैं कभी नहीं बुला रहे हैं, रेगुलरली बुला रहे हैं और रेगुलर वेजेस भी दे रहे हैं। डन? प्लस अगर उसे सोशल सिक्योरिटी स्कीम का बेनिफिट मिलता है, किसका? सोशल सिक्योरिटी। पढ़ा होगा आपने ये नेशनल इनकम के अंदर कि एम्प्लॉय को जो हम सैलरी देते हैं ना वो 3 तरीके से देते हैं, कंपनसेट जो करते हैं ना उसके एफर्ट्स के बदले वो 3 तरीके से करते हैं, तो कुछ कैश में या कुछ काइंड में या फ्यूचर सिक्योरिटी के लिए। एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, जैसे उसका इंश्योरेंस करा दिया, है ना, उसको मेडिकल इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस करा दिया, प्रोविडेंट फंड में पैसा डाल दिया, एम्प्लॉयर डालता है ना 14%, ठीक है ना, तो प्रोविडेंट फंड में पैसा डाल दिया। बहुत सारी रिटायरमेंट पॉलिसीज होती हैं, तो अगर उसे ये सारे स्कीम या ये सारे बेनिफिट वो अवेल कर पा रहा है, ठीक है ना, कंपनी उसको प्रोवाइड करा दी है, तो वो क्या है? रेगुलर वर्कर की कैटेगरी में कैटेगराइज होगा। डन? कोई प्रॉब्लम? फिर अगर उसे सोशल सिक्योरिटी स्कीम के साथ साथ अगर उसे लेबर लॉस से प्रोटेक्शन मिल रही है, किससे? जैसे आप ऐसे ही नहीं निकाल सकते, वो केस कर सकता है लेबर कोर्ट के अंदर मानहानि का, है ना, वो लेबर लॉस से प्रोटेक्टेड है। किससे? एटलीस्ट नोटिस पीरियड तो मिले उसे। कोई डाउट यहां तक? तो अगर उसे लेबर लॉस से प्रोटेक्शन मिल रही है, किससे?
अगर उसे रेगुलर बेसिस पे वर्क मिल रहा है, रेगुलर वेजेस उसको मिल रही है, उसे सोशल सिक्योरिटी स्कीम का बेनिफिट मिल रहा है, ठीक है भाई, तो वो क्या कहलाएगा? रेगुलर वर्कर। क्या कहलाएगा? बट अगर उसे इनमें से कोई बेनिफिट है ना, तो वो क्या कहलाएगा? कैजुअल वर्कर। क्या कहलाएगा? कि कभी काम मिल रहा है, कभी काम, उसे लेबर लॉ से कोई प्रोटेक्शन, सैलरी जो डिसाइड करी दिया, जो वेज डिसाइड करी थी उतनी नहीं दी, वो कुछ भी नहीं कर सकता। समझ गए? तो एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि आप कैसे पहचानोगे, बेटा ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है जो मैं बोल रहा हूं, कि आप कैसे पहचानोगे कि कोई वर्कर रेगुलर है या कैजुअल? तो सर अगर उसे लेबर लॉ से प्रोटेक्शन मिल रही है, अगर वो सोशल सिक्योरिटी स्कीम के बेनिफिट उसे अवेल हो रहे हैं, प्लस उसे रेगुलर बेसिस पे काम मिल रहा है, तो वो रेगुलर वर्कर है, वरना वो आया समझ में? अब एक सिचुएशन है हमारे देश के अंदर जिसे हम बोलते हैं कैजुअलाइजेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो सर ये क्या सिचुएशन है? जब आपके देश के अंदर जो कैजुअल वर्कर्स की जो प्रोपोर्शन है, जो परसेंटेज है, वो ज्यादा हो रेगुलर वर्कर से, तो उस सिचुएशन को हम कैजुअलाइजेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ठीक है ना? व्हेन द प्रोपोर्शन ऑफ कैजुअल वर्कर्स इज मोर देन द रेगुलर वर्कर्स इन द इकोनॉमी, देन दिस सिचुएशन इज नोन एज कैजुअलाइजेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ठीक है भाई, कोई प्रॉब्लम? अब इसका सिमिलर एक क्वेश्चन है कि सर वो कितने सेक्टर में काम कर सकते हैं, है ना? सेक्टर्स जिसमें काम कर रहे हो, ठीक है ना, उस सेक्टर को हम क्या करते हैं? दो कैटेगरी में कैटेगराइज करते हैं, एक फॉर्मल और एक इनफॉर्मल। फॉर्मल और एक बिल्कुल डिट्टो सेम सही है, बस एक छोटा सा फर्क है कि अगर कोई वर्कर ऐसी संस्था के अंदर काम कर रहा है जिसके अंदर 10 से ज्यादा लोग हैं, जिसमें 10 से मोर देन 10 वर्कर्स हैं, तो वो फॉर्मल सेक्टर है। और अगर वो किसी ऐसी एंटरप्राइज में काम कर रहा है जहां 10 से कम है, तो वो प्लस बाकी वो सारी बातें सेम रहेंगी। क्या कि अगर उसे रेगुलर बेसिस पे काम मिल रहा है, रेगुलर वेजेस मिल रही हैं, लेबर लॉ से वो प्रोटेक्टेड है, और सोशल सिक्योरिटी स्कीम का बेनिफिट मिल रहा है, प्लस उस एंटरप्राइजेस के अंदर 10 से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं, तो वो फॉर्मल सेक्टर है। और अगर इनमें से कुछ नहीं है तो वो इनफॉर्मल सेक्टर है। बस एक पॉइंट और ऐड हो गया। तो आप कैसे पहचानोगे कि वो फॉर्मल सेक्टर में है, इनफॉर्मल में? तो सर बड़ा सिंपल सा है, अगर उस संस्था के अंदर 10 से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं, बेटा क्वेश्चन आ जाता है, एक सिचुएशन देगा वो आपको कि वो डेयरी फार्म में काम कर रहा है या इस तरीके से इस कंपनी में काम कर रहा है, देखो वहां कितने वर्कर है, वो बोलेगा उसके अंदर 8 वर्कर्स हैं, तो बताओ वो फॉर्मल में है या? तो आप देखो अगर वहां 10 से ज्यादा लोग हैं, उसे रेगुलर बेसिस पे काम मिल रहा है, लेबर लॉ से वो प्रोटेक्टेड है, सोशल सिक्योरिटी स्कीम का बेनिफिट मिल रहा है, तो वो फॉर्मल में, वरना वो इनफॉर्मल में है। तो एक ये क्वेश्चन आता है। अच्छा, एक सिचुएशन इस समय हमारे देश के अंदर है, वो क्या है? इनफॉर्मलाइजेशन। क्या? वही सेम कहानी, कुछ कुछ कैजुअलाइजेशन जैसी। तो अगर आपके देश के अंदर जो वर्कफोर्स है वो इनफॉर्मल सेक्टर में ज्यादा एंगेज हो कंपेयर टू फॉर्मल, तो उस सिचुएशन को हम बोलते हैं, अरे उस सिचुएशन को हम बोलते हैं बेटा, एक डाटा के अकॉर्डिंग लगभग सिर्फ 10% के आसपास ही, 6-10 के आसपास ही फॉर्मल के अंदर है, बाकी सब, अभी मैं एग्जैक्ट डाटा वाला क्वेश्चन भी दिखाऊंगा। कोई डाउट? क्लियर हो गया? तो उस सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं? इनफॉर्मलाइजेशन। क्या बोलते हैं? बताइए बेटा, यहां तक कोई क्वेरी? देखो क्वेश्चन एनसीईआरटी के हैं। सर क्यों जरूरी है कि जो एम्प्लॉयमेंट है वो फॉर्मल सेक्टर में हम बढ़ाएं कंपेयर टू इनफॉर्मल सेक्टर, कंपेयर टू रेदर देन द इनफॉर्मल सेक्टर? क्योंकि सर अगर फॉर्मल में काम नहीं मिलेगा, उन्हें इनफॉर्मल में मिलेगा, ना तो उन्हें लेबर लॉ से प्रोटेक्शन मिलेगी, ना उन्हें सोशल सिक्योरिटी स्कीम का बेनिफिट मिलेगा, ठीक है, ना उन्हें रेगुलर बेसिस पे वर्क मिलेगा। इसलिए फॉर्मल सेक्टर में इंप्लॉयमेंट जनरेट करना ज्यादा जरूरी है रेदर देन द इनफॉर्मल। सर आप कैसे पहचानोगे कि वो वर्कर जो है वो इनफॉर्मल में काम कर रहा है या फॉर्मल में, है ना? आप कैसे पहचानोगे? तो ये कुछ पैरामीटर है कि अगर वो 10 से ज्यादा अगर काम कर रहे हो संस्था के अंदर तो फॉर्मल है, वरना अगर वहां लेबर लॉ से प्रोटेक्शन मिल रही है, सोशल सिक्योरिटी स्कीम का बेनिफिट मिल रहा है और रेगुलर वेजेस मिल रही है तो फॉर्मल में, वरना तो ऐसे क्वेश्चन बनेंगे। कोई डाउट यहां तक? क्लियर हो गया? चलिए अब एक टॉपिक है छोटा सा, वर्कफोर्स लेबर फोर्स तो क्लियर हो गया ना, एक टॉपिक है लेबर सप्लाई। क्या है? बस इसमें एक टॉपिक यही बचा है बस, और ये आपका एम्प्लॉयमेंट स्वाहा। कोई डाउट यहां तक? छोटा सा चैप्टर था ना, अब अनएम्प्लॉयमेंट का पार्ट डिस्कस करेंगे। बस एक टॉपिक डिस्कस करना है हमें, लेबर सप्लाई। लेबर सर फंडा क्या है लेबर सप्लाई का? देखो भाई, सपोज करो कि कितने लोग थे लेबर फोर्स के अंदर बेटा? 50 लोग, जो काम कर सकते हैं, जो काम कर भी सकते हैं और जो काम करना भी चाहते हैं एट एग्जिस्टिंग वेज रेट। सपोज 50 वर्कर्स हैं, डन।
अब वेज रेट जो है इस समय वो सपोज है कितना 300 रुपये पर डे, तो वो 300 रुपये पर डे के हिसाब से काम करने के लिए तैयार है, तभी तो वो लेबर फोर्स है। तो वो 8 घंटे काम करने के लिए तैयार है। तो सर कितने घंटे की लेबर सप्लाई हमें मिल गई? 400 घंटे की। कितने घंटे की? द नंबर ऑफ आवर्स विच लेबर इज रेडी टू वर्क। तो वो क्या है? लेबर सप्लाई। क्या है बेटा? अब सपोज करो कि वो 300 रुपए की जगह अब हम उनको 350 रुपए पर डे दे रहे हैं, तो हो सकता है ना जो लोग अभी काम करने के लिए तैयार वो अब तैयार हो जाए, जो भी 30 लोग ऐसे थे। या हो सकता है कि अभी 8 घंटे की जगह 10 घंटे काम करने के लिए तैयार हो जाए। तो पहले हमारे पास 400 घंटे की लेबर सप्लाई थी, अब तो इसे हम लेबर सप्लाई बोलते हैं। तो पहले 400 घंटे की थी, अब तो लेबर सप्लाई मतलब कितने घंटे, कितने नंबर ऑफ आवर्स वो काम करने के लिए तैयार है, वो विलिंग है, ठीक है ना, एट अ कोरस्पॉन्डिंग टू अ वेज रेट, कोरस्पॉन्डिंग टू अ 300 रुपए के हिसाब से 8 घंटे और 350 के हिसाब से 10 घंटे। तो 300 रुपए के हिसाब से एट दिस वेज रेट, तो वो 400 घंटे की लेबर सप्लाई हमारे पास अवेलेबल है और 350 के हिसाब से 500 घंटे की। सिंपल है। देखिए तो लेबर सप्लाई क्या है भैया? लेबर सप्लाई क्या है? इट रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ लेबर दैट वर्कर्स आर विलिंग टू वर्क कोरस्पॉन्डिंग टू अ पर्टिकुलर वेज रेट। 300 है तो 400 घंटे और 350 है तो 500 घंटे। और ये हमारा एम्प्लॉयमेंट स्वाहा। क्या पढ़ा हमने कि पहले वर्कफोर्स, वर्कर्स कौन होते हैं, फिर जो वर्कर्स हैं उनको हमने डिवाइड करा किस किस में? सेल्फ एम्प्लॉयड और हायर्ड में, कैजुअल और रेगुलर में, फॉर्मल और इनफॉर्मल में, इनफॉर्मलाइजेशन, कैजुअलाइजेशन, ठीक है भाई। लेबर फोर्स, वर्क फोर्स और लेबर सप्लाई ये हमने डिस्कस की। कोई डाउट? अब हम डिस्कस करेंगे अनएम्प्लॉयमेंट। क्या डिस्कस करेंगे? कुछ नहीं पूछना है यहां तक। ये एक छोटे मोटे क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी के, बेटा बिना एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर्स किए नहीं जाना, ठीक है। आपने टॉपिक सीख लिए, उनके आंसर ड्राफ्टिंग भी देखनी है, हमने पीडीएफ भेज रखी है आपको क्वेश्चन आंसर्स की, ठीक है। देखिए सर अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है? अभी हमने समझाया कि अनएम्प्लॉयमेंट एक ऐसी सिचुएशन है कि जब हम काम करने के लिए तैयार हो और हम काम कर भी सकते हैं। व्हेन अ वर्कर इज एबल टू वर्क and he also willing to work at a existing wage rate but he is not able to find a job, तो उस सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं? अनएम्प्लॉयमेंट। क्या बोलते हैं? कौन सी वाली? इनवॉलेंट्री, क्योंकि वो अपनी मर्जी से बेरोजगार। तो पहले तो भैया अनएम्प्लॉयमेंट को हम दो कैटेगरी में कैटेगराइज करते हैं, एक वॉलेंट्री और एक इनवॉलेंट्री। वॉलेंट्री में क्या है? वो अपनी मर्जी से बेरोजगार है, वो काम कर सकता है, उसे काम मिल भी रहा है, वो काम कर सकता है, उसे काम मिल भी रहा है, पर वो काम करने के लिए तैयार नहीं है एट अ एग्जिस्टिंग वेज रेट, तो उसे बोलते हैं वॉलेंट्री। क्या बोलते हैं? और इनवॉलेंट्री क्या हो गया कि वो कर सकता है, करना चाहता है, पर उसे काम। तो आज हम इसके टाइप्स पढ़ेंगे। तो देखो भाई वॉलेंट्री में ना एक मेन बहुत इंपॉर्टेंट है, वही आती है ज्यादातर, दैट इज फ्रिक्शनल। क्या? ये ज्यादातर एजुकेटेड में होती है। किसमें? भाई मान लो फॉर एग्जाम्पल मैं किसी एक्स स्कूल के अंदर जॉब कर रहा हूं और मुझे सैलरी मिल रही है 30,000, तो मुझे ऐसा लग रहा है यार नहीं यार मैं शायद ज़्यादा और अच्छी सैलरी मैं ले सकता हूं अगर मैं स्विच करता हूं, तो यहाँ मेरी ग्रोथ नहीं है, तो इन सर्च ऑफ बेटर जॉब अपॉर्चुनिटी अब मुझे दूसरी जॉब ढूंढनी है। अब भाई मैं फ्री होऊंगा तभी तो ढूंढूंगा, अब सारे टाइम तो मैं वहाँ स्कूल में जॉब कर रहा हूँ, स्कूल की टाइमिंग यही है सपोज, तो यार मुझे उस जॉब को छोड़ना पड़ेगा ना दूसरी जॉब को ढूंढने। तो वो जो टाइम पीरियड है जिसमें मैं स्विच करता हूं फ्रॉम वन जॉब टू अनदर, उस टाइम पीरियड को मैं बोलता हूं फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। क्या बोलता हूं? जब लोग मूव करते हैं फ्रॉम वन जॉब टू अनदर, तो टाइम तो लगेगा, हो सकता है 2 दिन लगे, हो सकता है 2 हफ्ते लगे, हो सकता है 1 महीना भी लग जाए, 2 महीने भी लग जाए। कोई डाउट यहां तक? तो उसे क्या बोलते हैं? फ्रिक्शनल। तो वो काम कर सकता है, उसे काम मिल भी रहा था, स्कूल में तो जॉब मिल ही रही थी, बट वो उस एग्जिस्टिंग वेज रेट पे अब काम करने के लिए तैयार। तो जितने टाइम पीरियड के लिए वो एक तरीके से अनएम्प्लॉयड रहता है इन सर्च ऑफ बेटर जॉब अपॉर्चुनिटी, तो उस सिचुएशन को हम क्या बोलेंगे? फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। वॉलेंट्री है ये, किसका है? वॉलेंट्री का पार्ट है। डन? क्लियर हो गया? अब आता है इनवॉलेंट्री। क्या आता है? अब सर इनवॉलेंट्री को ना हम 2 में डिवाइड करते हैं, एक रूरल और एक अर्बन। भाई रूरल में अलग तरीके की देखी जाती है और अर्बन में, भाई शहरों में अलग तरीके देखी जाती है और विलेज इकोनॉमी के अंदर अलग तरीके की, गांव में अलग तरीके की, ठीक है। तो सबसे पहले आज हम डिस्कस करते हैं क्या? रूरल। क्या?
अब रूरल के अंदर जो सबसे ज्यादा देखी जाती है वो देखी जाती है डिसगाइज्ड। क्या बेटा? इसे हम हिडन अनएम्प्लॉयमेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्या होती है सर ये डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट? जब मोर देन रिक्वायर्ड वर्कर्स, जब मोर देन एंगेज हो किसी पर्टिकुलर वर्क के अंदर, तो सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं? डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। क्या बेटा? अब मान लो एक फील्ड है, खेत है ना, मान लो 1 हेक्टेयर का है। अब उसके अंदर भाई 4 वर्कर सफिशिएंट है काम करने के लिए, कटाई है ना, फसल बोना, सब चीजों के लिए, पेस्टिसाइड छिड़कना, सब चीजों के लिए वो 4 बंदे सफिशिएंट है। अब क्योंकि घर में और भी मेंबर है, छोटे बड़े भाई बहन सब है, अब कोई और काम तो उनके पास है नहीं, काम मिल नहीं रहा, तो वो भी जब टाइम होता है तो वो भी खेत में काम करने चले जाते हैं, वो भी एंगेज है क्योंकि और कोई काम ही नहीं है। तो हमें तो लग रहा है कि वो काम है ना, कि भाई 6 जने काम कर रहे हैं, कितने, पर काम तो 4 का ही है। हो क्या रहा है कि अब 6 जने काम करने के चक्कर में जो 2 एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं, उनके चक्कर में वो जो 4 पहले काम कर रहे थे वो पूरा काम ढंग से वो फ्री घूम रहे हैं। काम तो 4 का ही है, कर कितने रहे हैं? 6। तो जब मोर देन रिक्वायर्ड वर्कर एंगेज हो किसी पर्टिकुलर वर्क के अंदर, तो उस सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं? डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। हमें दिख रहा है भाई 6 के 6 काम कर रहे हैं, खाली नहीं है, पर एक्चुअल में तो उसमें से 2 क्या है? अनएम्प्लॉयड है। क्या है? हमें तो दिख रहा है वो काम कर रहे हैं, पर है तो काम 4 का ही, कर कितने रहे हैं? 6। तो इस सिचुएशन को हम बोलते हैं डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। ये क्या है? हिडन अनएम्प्लॉयमेंट। क्या है? ये ज्यादातर एग्रीकल्चर में देखने को मिलती है। फिर इसके अंदर आती है एक सीजनल। क्या आती है? देखो भाई, देयर इज अ लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड बिटवीन क्रॉप सोइंग एंड क्रॉप हार्वेस्टिंग। फसल बोने से लेकर फसल की कटाई तक काफी लंबा समय आता है, काफी, बताओ ऐसा है या नहीं है? डन। तो उस बीच में क्या करें भाई, और तो कोई काम है ही नहीं, तो इस वजह से वो अनएम्प्लॉयड रहता है, तो इसे बोलते हैं सीजनेबल अनएम्प्लॉयमेंट। क्या बोलते हैं? अरे क्या बोलते हैं? कोई डाउट? क्लियर हो गया? ये ज्यादातर कहां देखने को मिलती है? रूरल में। अब बात करते हैं अर्बन की। किसकी बेटा? अब अर्बन में क्या होता है? देखो, जब गांव से, जो रूरल एरिया से अर्बन एरिया में लेबर माइग्रेट होती है इन सर्च ऑफ बेटर जॉब अपॉर्चुनिटी, इन सर्च ऑफ, तो होता क्या है कि उनके पास जो स्किल अवेलेबल है, ठीक है ना, और जो स्किल फैक्ट्रीज के अंदर रिक्वायर्ड है, उसमें मिसमैच हो रहा है। क्या हो रहा है? वहां बंदा चाहिए, मान लो एक मशीन ऑपरेटर चाहिए, तो मशीन ऑपरेटर के लिए जो स्किल रिक्वायर्ड है वो उनके पास अवेलेबल, और जो उनके पास अवेलेबल है वो उन्हें रिक्वायर्ड, तो वो फिट नहीं हो पाते स्ट्रक्चर में, वो स्ट्रक्चर में फिट नहीं हो पाते, तो इसे क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। क्या बोलते हैं? अरे क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट व्हेन देयर इज अ मिसमैच बिटवीन द अवेलेबल स्किल एंड द रिक्वायर्ड स्किल। आया समझ में? फिर इसके अंदर एक आती है साइक्लिक। क्या आती है? देखो भाई, आपको पता ही है सर, 2 फेज होते हैं इकोनॉमी में, एक बूम एक डिप्रेशन, एक मंदी का समय है और एक तेजी का। ऐसा ही होता है ना। अब मान लो दिवाली का टाइम है, डिमांड ज्यादा है, प्रोडक्शन बढ़ानी है, तो आपने हायर कर ली, ठीक है ना, और जब मंदी का समय आता है तो आप उन्हें बाहर निकाल देते हो लेबर को, तो वो क्या है? साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट। क्या है बेटा? जब बूम पीरियड है तो आपने हायर कर लिया, और जब डिप्रेशन का पीरियड आया, मंदी का समय, आपने निकाल दिया। बताओ, तो उसे क्या बोलते हैं? साइक्लिक। क्या बोलते हैं भाई? अभी रिसेशन आया था बीच में, तो अभी ट्विटर का देख लो, जो एक्स हो गया अब तो कंपनी, तो एलन मस्क ने जब उसको एक्वायर करा, कितने सारे एम्प्लॉइज को निकाल दिया। अरे सीईओ तक को निकाल दिया था, जो पराग शर्मा थे, रिसेंटली वो बने थे सीईओ, उन्हें निकाल दिया। पता नहीं कितनी ले ऑफ करी उन्होंने, अभी फेसबुक ने कितनी ले ऑफ करी। डन यहां तक? तो क्लियर हो गया? साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट। क्या बोलते हैं? डन। तो ये सब किसके अंदर है? इनवॉलेंट्री। किसके अंदर? कोई क्वेरी समझ आ गया अच्छे से? अच्छा, 2 टॉपिक और डिस्कस करने। एक होता है अंडर अनएम्प्लॉयमेंट। क्या होता है? एक ये तो हो गया हिडन डिसगाइज्ड, एक होता है अंडर अनएम्प्लॉयमेंट। क्या होता है? या अंडर एम्प्लॉयड समझ लो। अब सर ये अंडर एम्प्लॉयमेंट क्या है? तो सपोज करो कि एक ना पीएचडी होल्डर है, पीएचडी की हुई है उसने, और काम वो क्लर्क का कर रहा है। काम वो, अभी रिसेंटली रेलवे की जब भर्ती निकली थी 1 करोड़ आवेदकों ने उसमें आवेदन किया था, मतलब उसमें अप्लाई किया था जॉब के लिए, तो उसके अंदर बहुत सारे जो पीएचडी होल्डर्स थे, उन्होंने ग्रुप डी के लिए अप्लाई किया था। किसके लिए? मतलब उनके पास जो स्किल है, ठीक है, जो उनके पास स्किल अवेलेबल है, और जिस
जॉब के लिए वो अप्लाई कर रहे हैं, उस जॉब के लिए वो स्किल रिक्वायर्ड, या अगर कुछ लोग काम भी एक्चुअल में कर रहे हैं जो पीएचडी होल्डर क्लर्क का, तो वो क्या है, अंडर एम्प्लॉयड है। क्या है कि मतलब उनके पास स्किल सेट तो बहुत तगड़ा है ना, जो उस जॉब के लिए रिक्वायर्ड नहीं है, जो उस जॉब के लिए रिक्वायर्ड, तो वो अंडर एम्प्लॉयड है। क्या है, आया समझ में? फिर इसके अंदर एक और आता है क्या, कि मान लो भाई फॉर एग्जांपल एक बंदा है, उसे सिर्फ 2 घंटे का काम मिल रहा है, न्यूज़पेपर वेंडर है वो, बाकी टाइम वो फ्री रहता है, काम ढूंढ रहा है वो तो मिल, अब जो मिल रहा है कम से कम वो तो करे, तो कर वो 8-9 घंटे काम कर सकता है, पर उसे मिल काम सिर्फ दिन में 2 घंटे कर रहा है, तो वो क्या है, अंडर एम्प्लॉयड है। क्या है, इसमें 1-2 और डेफिनेशंस होती है, हमारे लिए इतनी सफिशिएंट है, दोनों की कैटेगरी भी अलग अलग हो जाती है कभी कभार, बट इतना सफिशिएंट है। कोई डाउट यहां तक? डन? पक्का? अब सर इनके कॉजेस क्या हैं, इनके कॉजेस क्या हैं? अच्छा एक ना इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है राज वाला, कि एक बच्चा है स्कूल जाता है और जब वो स्कूल में नहीं दिखता तो खेत में काम करता हुआ दिखता है, तो बताओ वो एम्प्लॉयड एंड अनएम्प्लॉयड है, या बताइए कौन सा है? तो आप क्या कहोगे, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। काम तो 2 का ही है, कर 3 रहे हैं या 4 रहे हैं, जब मोर देन रिक्वायर्ड वर्कर काम कर रहे हो। फिर एक क्वेश्चन इसके अंदर आता है, एक वाइफ है, तो जब वो घर के काम से फ्री हो जाती है वो दुकान पे काम करने चली जाती है, उसके जो हस्बैंड है उसकी एक क्लॉथ की शॉप है, गारमेंट्स की शॉप है, तो उसमें हेल्प करने चली जाती है। तो बच्चे वही राज वाला एग्जाम्पल फिट कर देते हैं, अरे भाई दोनों में फर्क है, अब 1 हेक्टेयर लैंड है, उसमें 2 जने काम करें या 3 करें, जितना आउटपुट होना है कल्टीवेशन वो तो उतना ही होगा, वो तो जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है वो क्या है, 0। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी क्या, जैसे आप एक एडिशनल लेबर एम्प्लॉय कर रहे हो उसके कारण टोटल प्रोडक्ट में कोई फर्क, चेंज इन द टोटल प्रोडक्ट व्हेन वन मोर एडिशनल यूनिट ऑफ लेबर इज एम्प्लॉयड, तो आपने लेबर ऐड करी उससे कोई फर्क, जितना 1 हेक्टेयर में जो फसल उगनी है वो तो उतनी उगेगी उतनी है ना, जो कैपेसिटी है, जो इल्ड, जो पैदावार हो सकती है वो तो उतनी ही होगी। बट ऐसा उस गारमेंट वाली शॉप पर ऐसा ये नहीं है, वहां एक बंदा जैसी है और बैठेगा तो हो सकता है कुछ कस्टमर अनअटेंडेड रह जाते हैं, एक एक्स्ट्रा मैन पावर के कारण हो सकता है एक आधा कस्टमर भी अटेंड हो गया और वो सेल कन्वर्ट हो गई, तो बताओ फर्क हुआ नहीं हुआ? तो वो जो वाइफ हेल्प कर रही है उस हस्बैंड को उसकी शॉप पर, तो वो क्या है बेटा, एम्प्लॉयमेंट है। क्या है, ठीक है बेटा, कोई डाउट यहां तक? और वो क्या है, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, तो वो एम्प्लॉयड मानी जाएगी, वो वर्कर की कैटेगरी में कंसीडर की। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, अब सारे नहीं करा सकते, बट ये है कि आपको देखने पड़ेंगे, है ना। एनसीईआरटी के अंदर आपको आइडिया दे दिया कि इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। कोई क्वेरी? डन? अब सर कॉजेस क्या है? कॉजेस सर बड़े सिंपल हैं, ये जितने भी करंट चैलेंजेस की यूनिट है ना, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट, रूरल डेवलपमेंट और एनवायरमेंट, मेन कोज जो इस समय इकोनॉमी के अंदर है इन सारी प्रॉब्लम्स का, वो है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। क्या बेटा, इंक्रीज नहीं हो रही, एक्सप्लोड हो रही। क्या हो रही है? क्या होती है सर, ये एक ऐसी सिचुएशन है जब बर्थ रेट ज्यादा हो डेथ रेट से, जब बर्थ रेट ज्यादा हो, और देखो भाई क्या हो रहा है, 1921 से जो चल रहा है वो चल ही जा रहा है, जब से सेकंड स्टेज शुरू हुई है इंक्रीजिंग रेट से ही बढ़े जा रही है। पढ़ा था ना चैप्टर 1 में, ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड, उससे पहले कांस्टेंट रेट से थी और उसके बाद 1881 से जब पॉपुलेशन है ना, हमने सेंसस उसका शुरू किया, तो 1921 के बाद से कैसे बढ़ रही है, इंक्रीजिंग रेट से, तभी तो उसे क्या बोलते हैं, सेकंड स्टेज ऑफ ट्रांजिशन। क्या बोलते हैं? तो पॉपुलेशन बढ़ रही है, अब इतनी रिसोर्सेज है ही नहीं कि सबको एम्प्लॉयड किया जा सके, या है ना। अच्छा सर एक बात बताइए, चाइना में भी तो पॉपुलेशन ज्यादा है, वहां इतनी अनएम्प्लॉयमेंट क्यों नहीं है? तो एक रीजन हो रहा है, क्या, इकोनॉमिक ग्रोथ। क्या बेटा, हमारे यहाँ इकोनॉमिक ग्रोथ शुरू है, अगर इकोनॉमिक ग्रोथ तेज होगी, ज्यादा वैल्यू के गुड और सर्विस प्रोड्यूस होंगे, तो सबको एम्प्लॉयड कर लेंगे। प्रोडक्शन कैपेसिटी क्या है हमारी, कम है। क्या है, हाँ, तो एक इकोनॉमिक ग्रोथ भी हमारी स्लो है, तो पॉपुलेशन तो वहां भी ज्यादा है, तो पॉपुलेशन एक वन ऑफ द रीजन हो सकता है, पर मेन रीजन भी है, वन ऑफ द रीजन भी है, बट सिर्फ ओनली रीजन नहीं है, और भी बहुत रीजन है। क्या, स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ, स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ। आया समझ में? अरे क्लियर है यहां तक? डन? फिर सर एजुकेशन का भी इशू है कि जो एकेडमिक एजुकेशन है उसकी क्वालिटी बहुत पुअर है, लो स्टैंडर्ड ऑफ एकेडमिक एजुकेशन। सर डिग्री ओरिएंटेड है, बताओ 2 साल से अकाउंट पढ़ रहे, अभी फॉर्म के बनाने के दे दो पता ही नहीं, अब्बा जब्बा डब्बा, बताओ। ज्यादा नहीं, मैं इकोनॉमिक्स की डिफाइन ही भूल, पता ही नहीं चल रहा, पास होना है, पेपर देंगे 18 को सब भूल जाएंगे, यही तो हो रहा, रट्टाफिकेशन, मगअप किया जा रहा है।
जो जितना ज्यादा याद करके लिख के आ पाएगा उतना बढ़िया, वरना कोई तुक बनता है पैप्स याद करने का, उनकी डेट्स याद करने का, गूगल करो एकदम से निकल आएगा। क्यों रटवा रहे हैं? नहीं समझे? क्यों डेट्स याद कराई जा रही हैं भाई? एक क्लिक पे तो इंफॉर्मेशन आ जाती है। तो ये आउटडेटेड है। क्या है? कुछ बेनिफिट नहीं है, करना पड़ेगा, है इस सिस्टम का पार्ट, क्या करें? कोई डाउट यहां तक? क्लियर हो गया यहां तक? तो क्या है? हाँ, डिफेक्टिव एजुकेशन सिस्टम या लो स्टैंडर्ड ऑफ एकेडमिक, डिग्री ओरिएंटेड है, करियर ओरिएंटेड डन। बीकॉम कर। अरे यहां तक कोई क्वेरी? तो क्या हो गया? लो एकेडमिक, लो क्वालिटी ऑफ एकेडमिक एजुकेशन, तो डिग्री ओरिएंटेड है, करियर ओरिएंटेड है ना? क्लियर है? तो देख ही रहे हो आप, 2 साल से अकाउंट पढ़ रहे हो और पता कुछ नहीं, ठीक है ना? फिर दूसरी क्या प्रॉब्लम है हमारे यहाँ कि वोकेशनल ट्रेनिंग नहीं है। क्या नहीं है? अरे एक्चुअल में जो अकाउंट बनाने के लिए जो स्किल्स चाहिए, जो स्किल सेट चाहिए, एक्सेल, टैली, वो तो कुछ सिखाया ही नहीं जा रहा। एक एंट्री में सारी जगह पोस्टिंग होती चली जाती है, यहाँ फॉर्मेट पे फॉर्मेट बनवाए जा रहे हैं। समझ रहे हो? तो वोकेशनल ट्रेनिंग नहीं है। क्या नहीं है? फिर क्या है कि भाई जब तुम्हें पता है हमारे यहाँ लेबर एबेंडेंट सप्लाई है लेबर की, बट हमारे यहाँ क्या हो रहा है? लेबर इंटेंसिव टेक्निक का इस्तेमाल ना कर कैपिटल इंटेंसिव का इस्तेमाल कर रहे हैं। किसका? मशीन्स वगैरह का इस्तेमाल ज्यादा कर रहे हैं। फिर क्या प्रॉब्लम है? जिस सेक्टर के अंदर मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन एंगेज है, एग्रीकल्चर में, उस पर ध्यान नहीं दे रहे, उसका जो कंट्रीब्यूशन है ओवरऑल जीडीपी में वो घटता जा रहा है। तो ये सारे रीजन है जिसके कारण हमारे देश के अंदर क्या है बेटा? अनएम्प्लॉयमेंट। क्या है? पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ है, एग्रीकल्चर डिक्लाइन हो रहा है जिसके अंदर मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन एंगेज है, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है? जो एजुकेशन की क्वालिटी है वो बहुत बेकार है, डिग्री ओरिएंटेड है, करियर ओरिएंटेड डन। फिर क्या प्रॉब्लम है कि जो देश लेबर जिसके अंदर सरप्लस है उसके अंदर क्या कर रहे हैं? कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि क्या करना चाहिए? लेबर इंटेंसिव। क्या बेटा? कोई डाउट? तो इन सारे रीजन की वजह से क्या बेटा हमारे देश के अंदर? अनएम्प्लॉयमेंट। क्या बेटा? फिर एक फॉल्टी प्लानिंग है। क्या है? या लैक ऑफ मैन पावर प्लानिंग। जब तुम्हें पता है भाई बस में 50 सीट है, तुमने भर दिए 100, तो 50 तो भाई खड़े ही रहेंगे। जहां देख यूनिवर्सिटी है ना, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, द वर्ल्ड इज हियर, हो कुछ भी नहीं रहा। क्या कर रहे हैं? बीकॉम, बीबीए। अरे जब जॉब्स ही नहीं है तो कर क्यों रहे? वो ऑफर ही क्यों किए जा रहे हैं कोर्सेज जब उसकी डिमांड ही नहीं है? सप्लाई ज्यादा है और डिमांड, तो वो करवाओ ना जिनकी डिमांड है। तो ये एक प्रॉब्लम आ रहा है समझ में? सर तो इसके मेजर्स क्या है, समाधान क्या है इसका? तो सर इनका उल्टा कर दो कि इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो है, उसे बढ़ाओ, पेस को थोड़ा ऐसी पॉलिसीज इंट्रोड्यूस करो जैसे अब कर रही है सरकार, मेक इन इंडिया है ना, स्टार्टअप इंडिया, तो इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाओ जिससे ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल सके। ठीक है सर, पॉपुलेशन ज्यादा है, पॉपुलेशन कंट्रोल करो। ठीक है, फॉल्टी प्लानिंग है उसे ठीक करो। ठीक है, एकेडमिक एजुकेशन ठीक नहीं है उसे इंप्रूव करो। एग्रीकल्चर डिक्लाइन हो रहा है उस पर ध्यान दो। कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का ज्यादा इस्तेमाल करे तो लेबर का ज्यादा करो, तो उसका उल्टा कर दो। वो सारे उसके मेजर्स हो गए। क्या हो गए सारे? आया समझ में? अच्छा, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा ध्यान से सुनना। आया हुआ है क्वेश्चन इसके ऊपर, चार्ट बेस्ड क्वेश्चन एमसीक्यू मैक्रो के अंदर। ठीक है, थोड़ा ध्यान से सुनना। सर हो क्या रहा है, मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन किस सेक्टर के अंदर एंगेज है? एग्रीकल्चर में। किस में? और वो तो डूब रहा है। ठीक है, उसका जो कंट्रीब्यूशन है जीडीपी के अंदर वो तो घट रहा है, तो ज्यादा लोगों को एम्प्लॉय। तो हो क्या रहा है, हमारी जीडीपी तो बढ़ रही है बट सर्विस सेक्टर के कारण। किसके कारण? जिसके अंदर कम पॉपुलेशन एंगेज है, जिसके अंदर। तो इस सिचुएशन को हम बोलते हैं जॉबलेस ग्रोथ। क्या बोलते हैं? तो ये एक ऐसी सिचुएशन है जब हम क्या कर पा रहे हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ तो कर पा रहे हैं बट विदाउट जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट, विदाउट जनरेटिंग, अरे विदाउट जनरेटिंग, तो इस सिचुएशन को हम बोलते हैं जॉबलेस ग्रोथ। क्या बोलते हैं? जॉबलेस ग्रोथ। आया समझ में? क्लियर हो गया? चलो, ये तो हो गए जनरल मेजर्स। क्या हो गए? अरे सर कुछ स्पेसिफिक मेजर्स भी तो होंगे। अब मान लो कोई बीमार है, अब उसे हम कहने लगे भाई तू खान पीन पे ध्यान दे, हैं फास्ट फूड मत खा, सुबह एक्सरसाइज किया कर। अरे भाई वो तो बेड पे पड़ा है, उसे तो अब उठाना है।
तो ये सब में तो बहुत टाइम लगेगा कि कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक की जगह लेबर इंटेंसिव टेक्निक इस्तेमाल करो, एकेडमिक एजुकेशन को इंप्रूव करो, प्लानिंग को इंप्रूव करो, फॉल्टी प्लानिंग जो है ना, और क्या करा जाए भाई, पॉपुलेशन को कंट्रोल करो। अरे सर इसमें तो बहुत टाइम लगेगा, हमें तो एकदम से उठाना है, हमें तो ग्लूकोज लगाना पड़ेगा ना, तो उसके लिए हमें लेने पड़ेंगे स्पेसिफिक मेजर्स। क्या बेटा? तो वो हैं एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम्स। क्या बेटा? जैसे मनरेगा 2005 में है ना, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जिसमें 100 डेज गारंटेड एम्प्लॉयमेंट हम देंगे ही। अब वो चाहे उसमें गड्ढे खुदवाएं और बाद में भरवा दें, वो चाहे कुछ ही करें, एक्चुअल में यही होता है भाई। डन। तो ऐसी हमें कुछ स्कीम्स इंट्रोड्यूस करनी पड़ेगी जिससे इमीडिएट हम क्या कर पाए, एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर पाए। प्रधानमंत्री रोजगार योजना, स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना, तो ये सारे क्या है, पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स हैं जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम से रिलेटेड है। तो हमें सिर्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम करनी है, ठीक है ना। तो उसकी प्रॉपर स्लाइड है ना, डेट्स कब कब वो इंट्रोड्यूस हुई थी, उनके ने और उनके ऑब्जेक्टिव्स वो हमने अपलोड किए हुए, वो तुम्हें पढ़ने पड़ेंगे, याद करने पड़ेंगे। कोई डाउट यहां तक? समझ आ गई? वो सारे आपको स्कीम्स क्या करनी पड़ेंगी, याद करनी। जैसे स्वर्ण जयंती रोजगार योजना है, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना है, आपको ये याद करनी पड़ेगी। कोई डाउट यहां तक? मैंने पूरा एक प्रॉपर चार्ट बनाया हुआ है जिसमें डेट्स हैं, नेम्स हैं और ऑब्जेक्टिव्स हैं। कोई क्वेरी चैप्टर? कोई डाउट? क्लियर हो गया बेटा यहां तक? कुछ पूछना है तो ये क्या है, जनरल मेजर्स, और स्पेसिफिक क्या है, जो आपके एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम है, जैसे कि मनरेगा। अच्छा ये कुछ डाटा है, डाटा भैया इस चक्कर में मत पढ़ो तो ज़्यादा बढ़िया है, बस थोड़ा बहुत आपको याद करना पड़ेगा कि रूरल में कितनी एम्प्लॉयमेंट है, अर्बन में कितनी है, मेल कितने हैं और फीमेल कितने हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड कितने हैं, हायर्ड कितने हैं, कैजुअल कितने हैं, रेगुलर कितने हैं। ये डाटा तुम्हें थोड़ा बहुत देखना पड़ेगा, पर पहले जब सब हो जाए तब देखना, ठीक है। चलिए।